आज हम पढ़ेंगे 1857 के कांची तक हरियाणा का सफर। वेलकम टू इनसाइड। सबसे पहले 30 सितंबर 1803 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा शासक दौलत राव सिंधिया के बीच ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव साइन हो गई। अब इस समझौते के बाद हरियाणा का बड़ा हिस्सा ब्रिटिश के कब्जे में आ गया और अंग्रेजों ने आते ही बांटो और राज करो की पॉलिसी शुरू कर दी। अब 1819 में हरियाणा को फिर उन्होंने बांटा तो काट दिया। सबसे पहले नॉर्थ पार्ट को काटा, बोला कि ये रोहतक, हिसार, पानीपत, सोनीपत नॉर्थ के पार्ट में आते हैं। बीच में थी दिल्ली, सेंट्रल पार्ट, और साउथ में आया रेवाड़ी, गुरुग्राम, होडल और पलवल। अब बांट के राज कैसे करेंगे? तो चालाकी से उन्होंने रियासतों को हड़पना शुरू कर दिया। कैसे? उनके तीन तरीके थे। सबसे पहली प्रॉब्लम थी राजनीतिक। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने छछरौली, जो आज की यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है, 1818 में वहाँ की रूलर थी रानी रामकोर। तो ब्रिटिश ने कहा कि रानी को स्टेट ठीक से चलाना नहीं आ रहा, तो धीरे धीरे उन्होंने दखल देना शुरू कर दिया, फिर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया ग्रेजुअली। उसके बाद अम्बाला में 1824 में राजा की डेथ के बाद उनकी जो वाइफ थी रानी इंदिरा कौर ने उनका राज्य संभाला। तो अंग्रेजों ने बोला कि गद्दी का जो अगली वारिस है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था। तो गद्दी को लेकर कोई पक्का फैसला क्लियर है नहीं, तो इसी बहाने से उन्होंने अम्बाला को अपने कंट्रोल में कर लिया। उसके बाद दूसरा तरीका था आर्मी भेजकर कब्जा करना। ये उन्होंने किया रनिया में, जो आज सिरसा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। तो यहाँ के जो नवाब थे जाबिद खान, उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने कंपनी के हुक्म नहीं माने। इसी बहाने से उन्होंने आर्मी भेजकर फिर कब्जा कर लिया रनिया पे। फिर लाडवा, जो आज के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है, 1846 में यहाँ के राजा अजीत सिंह पर ब्रिटिश के खिलाफ बगावत का आरोप लगाया गया और इसी बहाने लाडवा को भी अपने कब्जे में ले लिया अंग्रेजों ने। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसी तीसरी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप। मतलब अगर अपना खुद का बेटा नहीं है तो वो जगह अंग्रेजों की हो जाएगी। तो कैथल में 1843 में भाई उदय सिंह की डेथ के बाद उनका कोई अपना बेटा ना होने का बहाना लेकर ब्रिटिश ने कैथल को अनेक्स कर लिया। फिर बफौल 1838 में राजा हरनाम सिंह की डेथ के बाद उनका अपना बेटा ना होने का बहाना देकर अंग्रेजों ने उन्हें भी अनेक्स कर लिया, उनका स्टेट अनेक्स कर लिया। फिर हालाहार 1850 में राजा फतेह सिंह की डेथ के बाद उनका नेचुरल हायर या अपना बेटा ना होने का बहाना बनाया गया और स्टेट अनेक्स कर ली गई। तो ये तीन तरीके थे जिसके कारण हरियाणा में बगावतें शुरू हो गई। तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है वो देखने को मिलता है जींद में। 1814 में इस आंदोलन का नेतृत्व प्रताप सिंह ने किया था। तो ब्रिटिश ने जींद के शासन में दखल देना शुरू कर दिया था, तो प्रताप सिंह को ये पसंद नहीं आया, उन्होंने विरोध किया। तो जब ब्रिटिश मिलिट्री ने अटैक किया तो प्रताप सिंह बनावली फोर्ट की तरफ रिट्रीट करने लगे। रिट्रीट का मतलब होता है कि पीछे हटना, ताकि दोबारा मजबूती से लड़ा जा सके, और वहां से उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। उसके बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हुआ था कैथल में। तो यहाँ का नेतृत्व किया था रानी सूरज कौर और साहिबा कौर ने। तो जब भाई उदय सिंह की डेथ के बाद ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप लगा था, तो कैथल को अपने कब्जे में अंग्रेजों ने लेना चाहा था, तो तब दोनों रानियों ने इसका जोरदार विरोध किया था। ब्रिटिश को इस युद्ध में एकदम से सफलता भी नहीं मिली थी। उन्हें पटियाला, जींद और नाभा जैसे 6 स्टेट की मदद लेनी पड़ी थी जो उनके लिए लॉयल थे अंग्रेजों के लिए। पटियाला, जींद और नाभा के 6 स्टेट। तो तब जाकर कैथल ब्रिटिश के कब्जे में आ पाया था। तो ये हमें बताता है कि ब्रिटिश की जीत सिर्फ उनकी ताकत से नहीं होती थी, बल्कि कुछ देसी रियासतों की गद्दारी कह लो या सपोर्ट कह लो, उससे भी होती थी। उसके बाद था लाडवा। तो यहाँ पे नेतृत्व हुआ था राजा अजीत सिंह द्वारा। तो ब्रिटिश ने उन्हें गिरफ्तार करके सहारनपुर जेल भेज दिया था, लेकिन अजीत सिंह वहां से भाग निकले थे और सिख फोर्सेस के साथ मिलकर दोबारा ब्रिटिश के सामने आ गए और ब्रिटिश जनरल हेनरी स्मिथ को पकड़ लिया था उन्होंने। तो आखिरकार ब्रिटिश ने उनकी जागीर को जब्त कर लिया था और लाडवा को कंट्रोल में ले लिया था। अब तीन इंपॉर्टेंट पिलर उन्होंने तोड़ दिए जिसके कारण पूरी बिल्डिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गिरने वाली थी। सबसे पहला पिलर था किसानों का गुस्सा।
1822 में महलवारी सिस्टम लागू किया गया। इस सिस्टम के अंदर किसान से अलग टैक्स लेने के बजाय पूरे गांव, यानी गांव को कहते थे महल, उनको एक साथ लगान उनका तय किया जाता था। जो गांव का लंबरदार था, गांव का मुखिया, वो रेवेन्यू कलेक्टर होता था। वो लेकर पैसे ब्रिटिश को देता था। लेकिन ब्रिटिश की जो टैक्स असेसमेंट थी, यानी लगान कितना होगा इसका निर्धारण, बहुत ज़्यादा थी। जो किसान टैक्स नहीं दे पाते थे, उनकी ज़मीन या संपत्ति ले ली जाती थी। अब मान लीजिए कोई एक इंसान है जिसकी इस बार अच्छी खेती हुई ही नहीं, पर पूरे गांव को देना है टैक्स। तो अगर उस इंसान की खेती अच्छी नहीं हुई, उसकी कोई कमाई नहीं हुई, तो भी उसको टैक्स तो फिर भी देना पड़ता था। ये था महलवारी सिस्टम। तो टैक्स इस तरीके से लिया जाता था जिसके कारण किसान काफी नाराज थे, और वो नहीं देता था तो उसकी प्रॉपर्टी ले ली जाती थी। तो इस तरीके से कर्ज के बोझ में किसान डूब गए। उसके बाद दूसरा पिलर था गांव के पारंपरिक नेता, जैसे पंच और चौधरी, उनको खत्म किया गया। वो धीरे धीरे विलेज पंचायत को कमजोर करने लगे। उन्होंने अपनी कोर्ट और अपने ऑफिसर्स अपॉइंट कर लिए। इससे कम्युनिटी बेस्ड गवर्नेंस, यानी कि समुदाय के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था टूटने लगी। अब आप स्लाइड में लिखा है कि इरोजन, धीरे धीरे कमजोर होना कम्युनिटी बेस्ड गवर्नेंस का, और सोशल इंस्टेबिलिटी, इसका मतलब होता है समाज में अशांति और अस्थिरता बढ़ने लगी। तीसरा पिलर था राजा, नवाब और जागीरदारों का गुस्सा। ये था एरिस्टोक्रेसी। ब्रिटिश ने उनकी सॉवरेनिटी, यानी कि अपने राज पर पूरा अधिकार, वो छीन लिया था। कभी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि बिना नेचुरल वारिस वाली रियासत को ब्रिटिश के कब्जे में ले लेना। कभी फोर्स सक्सेशन, यानी उत्तराधिकारी के मामले में जबरदस्ती दिखाना। और कभी मिलिट्री एनेक्सेशन, यानी सेना के बल पर रियासत पर कब्जा। इस इन तीनों चीजों के नाम पर रियासतें वो छीनने लग गए। तो ब्रिटिश ने एक साथ तीन वर्गों को नाराज कर दिया: किसान वर्ग को, पंचायत वर्ग को, राजा, नवाब और जागीरदारी वर्ग को। तो ये तीनों पिलर्स ब्रिटिश के खिलाफ हो गए। तब 1857 की क्रांति की बुनियाद तैयार हो गई थी। हरियाणा एक ऐसे प्रेशर कुकर की तरह हो गया था जिसमें स्टीम तो भरी जा रही थी, पर बाहर निकलने का कोई जरिया नहीं था। तो सबसे पहले तो ये था कि बहुत कठोर लगान वसूली वो कर रहे थे। उनका एक ही मकसद था कि चाहे फसल हो या ना हो, लगान हर हाल में आना चाहिए। तो गाँव में कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। तीसरा था कि परसीव्ड ब्रिटिश वीकनेस, मतलब ब्रिटिश को कमज़ोर समझना। 1824 में फर्स्ट बर्मा वॉर शुरू हुई। ब्रिटिश की सेना का ध्यान बर्मा की तरफ था। कई लोगों को लगा कि ब्रिटिश पहले जितना मजबूत नहीं है। इसी वजह से लोगों के अंदर एक विरोध करने का हौसला भी था। तो अब ये तीन ऑपरेशन एक साथ बढ़ते गए, तो प्रेशर कुकर फटने ही वाला था। तो रोहतक, गुड़गांव और हिसार में किसानों ने ब्रिटिश के खिलाफ खुलकर विरोध किया। ब्रिटिश सरकार ने इसका जवाब बहुत कठोर तरीके से दिया। कई लोगों को फांसी भी दी और गांव भी काफी तबाह हुए। लेकिन एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि इस विरोध के पीछे महाराजा सूरजमल की विरासत भी थी। उनकी वीरता, स्वाभिमान की कहानियां किसानों में आज़ादी और अन्याय के खिलाफ लड़ने का जज्बा रखती थी। वो एक प्रेरक शक्ति थे। तो इससे हरियाणा के किसानों का गुस्सा किसी एक दिन में पैदा नहीं हुआ था, ग्रेजुअल था। अब हम बढ़ते हैं 1857 की तरफ। तो 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी 29 मार्च 1857 को बराकपुर में सिपाही मंगल पांडे ने लगाई। फिर 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने खुली बगावत कर दी और दिल्ली की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। अब हरियाणा इस क्रांति का एक बहुत बड़ा केंद्र था। इतिहासकार केसी यादव के अनुसार अंबाला कैंट में सिपाही लगभग इसी समय बगावत की तैयारी कर रहे थे, और 13 मई को क्रांति की योजना भी थी। परंतु श्याम सिंह नामक एक गद्दार ने ब्रिटिश को पहले ही खबर दे दी, जिससे ब्रिटिशरों ने घेर लिया और फिर सरेंडर करना पड़ा आर्मी को। अब अंबाला कैंटोनमेंट क्यों? तो अंबाला जो कैंट था उसकी स्थापना 1843 में हुई थी। ये करनाल कैंटोनमेंट की जगह बनाया गया था क्योंकि करनाल में मलेरिया महामारी फैल गई थी, मच्छरों से जो होती है। तो अंबाला एक मिलिट्री कैंप नहीं था, ये ब्रिटिश आर्मी का एक बेस बन गया। यहाँ पे ब्रिटिश के जो मस्किटरी डिपोट है, यानी बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी यहाँ पे सिपाहियों को।
तो बंदूक कौन सी थी? वो थी एनफील्ड राइफल। 1853 मॉडल की नई ब्रिटिश बंदूक, वो इनको चलाना सिखा रहे थे। अब एनफील्ड राइफल में क्या था कि इसकी जो कार्ट्रिज थी उसको यूज करने से पहले सिपाहियों को उसका ऊपर का हिस्सा दांतों से काटना पड़ता था। अब अफवाह फैल गई कि इन कार्ट्रिजेस पर गाय और सुअर की चर्बी का फैट लगा हुआ है। अब हिंदू सिपाहियों के लिए गाय पवित्र थी और मुस्लिम सिपाहियों के लिए सुअर हराम माना जाता था। इसलिए सिपाहियों को लगा कि ब्रिटिश जानबूझकर उनके धर्म का अपमान कर रहे हैं। तो अंबाला कैंटोनमेंट में बढ़ता हुआ असंतोष धीरे धीरे हरियाणा के बाकी इलाकों में फैल गया था। बात करें रेवाड़ी की, तो यहाँ पे राव तुलाराम और उनके सेनापति राव गोपाल देव ने क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने बहादुर शाह जफर का साथ दिया और एक मजबूत सेना तैयार की और 16 नवंबर 1857 को बैटल ऑफ नारनौल में ब्रिटिश सेना का इन्होंने सामना किया। फिर बल्लभगढ़, यहाँ के राजा नाहर सिंह, जिन्हें लॉयन ऑफ बल्लभगढ़ भी कहा जाता है, उन्होंने दिल्ली की सुरक्षा और क्रांतिकारियों की मदद की। क्रांति दबाने के लिए ब्रिटिश ने उन्हें गिरफ्तार करके चांदनी चौक में फांसी दे दी थी 1858 में। अभी और हिसार का देखें तो शहजादा मोहम्मद आजम, जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के रिश्तेदार भी थे, उन्होंने खुद को बादशाह का प्रतिनिधि घोषित कर दिया और हिसार से ब्रिटिश शासन हटा दिया। कलेक्टर जॉन वेडरबर्न मारा गया और हांसी में लाला हुकमचंद और मिर्जा मुनीर बेश ने क्रांतिकारी सेना संगठित की। बाद में ब्रिटिश ने दोनों को उनके घर के सामने ही फांसी दे दी थी। फिर गुरुग्राम और मेवात की बात करें तो सदरुद्दीन मेवाती के नेतृत्व में मियो समाज ने ब्रिटिश के सरकारी दफ्तर और थानों पर हमले किए और कई इलाकों से अंग्रेजी प्रशासन को हिला दिया। वहीं पानीपत में मौलवी इमाम अली कलंदर ने अपने धार्मिक और राजनीतिक इन्फ्लुएंस से लोगों को इकट्ठा किया और ग्रैंड ट्रंक रोड पे उन्हें लेके आए। रोहतक में रिसालदार बिसारत अली ने ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर विलियम लोज को भागने पर मजबूर कर दिया था। वो बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। अब ये जंग को इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई थी क्योंकि कुछ लोग तो गद्दार भी थे। अब अगर हम गद्दारी की तरफ देखें तो जींद के राजा रणधीर सिंह, जिनको फिर दादरी और रोहतक दे दिया गया था, पटौदी के नवाब अकबर अली खान, जिन्हें बाद में जटौली और शेरपुर दे दिया गया था, दुजाना के डूंडे खान, जिन्हें बर्ली और चौकी दे दिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, और छछरौली के शोभा सिंह, जिन्होंने पैसे दिए मनी लेंडर से लेकर, बिचौलों से लेकर ब्रिटिशर्स को फंड किया। तो ये सारे गद्दार थे। और वहीं पे साथ देने वाले जो हमारे शहीद थे वो थे झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान, बल्लभगढ़ के राजा नहार सिंह, बहादुरगढ़ के नवाब बहादुर यों और मेवात के सदरुद्दीन, जिन्होंने लोकल अपराइजिंग करी। तो इन सबको मौत के घाट उतार दिया गया था या जेल में डाल दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। तो इसी वजह से 1857 की लड़ाई इतनी सक्सेसफुल नहीं रही थी। बात करें पंजाब साइड की, तो पटियाला और नाभा में सिख लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स का। तो उन्होंने मनी के साथ या फिर आर्मी को यहाँ से वहाँ पे ले जाना है, जिसे लॉजिस्टिक कहते हैं, तो उन्हें झज्जर जैसे एरियाज गिफ्ट में दे दिए गए थे। कुंजपुरा ने पूरी तरीके से ब्रिटिश का सपोर्ट किया था, तो उन्हें थानेसर पे होवा रोड दे दिया गया था। अब मिर्ज़ा इलाही बख्श की बात करें तो वो भी मुगल रॉयल फैमिली से रिलेटेड थे, वो भी ब्रिटिशर्स की तरफ थे। तो जब दिल्ली गिर गई थी तो जो मुगल एम्परर थे बहादुर शाह टू, वो हुमायूं के टॉम में छुपे हुए थे। तो मिर्ज़ा इलाही बख्श जो थे वो असंध के एरिया के थे। असंध कहाँ पे है? असंध सांपला एरिया के थे। सांपला रोहतक डिस्ट्रिक्ट में आता है और असंध करनाल डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। तो उस एरिया के थे ये, हरियाणा के, और उन्होंने ब्रिटिशर्स को बता दिया था कि वो कहाँ पे छिपे हुए हैं हुमायूं के टॉम पे। तो जैसे ही पता चला तो मेजर विलियम हॉटसन ने अरेस्ट कर लिया उनको और यहाँ से फिर मुगल एम्पायर खत्म हो गई। 1857 के आखिरी तक पूरा कब्जा कर लिया था उन्होंने हरियाणा पे और हरियाणा में नेतृत्व किया गया जनरल वान कोटलैंड द्वारा। अब उनका क्या मेन मकसद था कि भाई सबके मन में डर भी हो
कि दोबारा ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े ना हो सकें, तो नवाब अब्दुल रहमान खान, उन्हें हैंग कर दिया गया था 23 दिसंबर 1857 को। वहीं पे राजा नहार सिंह, जो लॉयन ऑफ बल्लभगढ़ थे, उन्हें हैंग कर दिया गया था 9 जनवरी 1858 को, सब लोगों के सामने, पब्लिकली, चांदनी चौक में। लाला हुकुमचंद जैन और मिर्ज़ा मुनीर बेज, झांसी से जो थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था सितंबर में, और 19 जनवरी 1858 को उन्हीं के घर के आगे, खुद के उनके घर के आगे उनको फांसी दे दी गई, जिससे क्रांति दब चुकी थी। अब उन्होंने क्या किया, बदलाव स्टार्ट किए ताकि दोबारा से हरियाणा के लोग एकजुट ना हो सके। उन बदलाव में पहला बदलाव ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कर दिया गया। अब भारत पर कोई कंपनी राज नहीं कर रही थी, अब ब्रिटिश क्राउन खुद राज कर रहा था। वहाँ के राजा या रानी हमारे भारत पर अब शासन करने लगे। और हरियाणा को क्या सजा मिली क्रांति में भाग लेने की? हरियाणा को नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से अलग करके पंजाब प्रोविंस में मिला दिया गया। अब इससे सिर्फ शासन नहीं बदला, वो चाहते थे कि हरियाणा के लोग दोबारा एकजुट ना हो पाए, और नए शासन में इस क्षेत्र को हिसार डिवीजन और दिल्ली डिवीजन में बांट दिया गया। तो सिर्फ क्रांति को नहीं कुचला, हरियाणा के जो पॉलिटिकल मैप है उसको बदल दिया उन्होंने। लेकिन इतिहास की एक बात हमेशा याद रखना, नक्शे बदले जा सकते हैं, हुकूमत भी बदली जा सकती है, लेकिन जो आज़ादी की सोच है वो कभी ख़त्म नहीं की जा सकती। तो विफल हो गई 1857 की क्रांति, लेकिन हरियाणा के शहीदों ने वो बीज बो दिया था जिससे आने वाले 90 सालों तक स्वतंत्र भारत आगे बढ़ेगा। इफ यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच, kindly like, subscribe and share.